चलो, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैथ्स कर रहे हो? पहले वो थोड़ा एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर इंग्लिश करते हैं। इनका थोड़ा एक बाकी है। ओके, तब तक तुम मैथ्स करो या फिर इंग्लिश का यही चैप्टर पढ़ो, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ओके, हम वो एक थियरी है वो कंप्लीट कर देते हैं, एसएसटी हिस्ट्री। स्कूल नहीं गए तुम? चलो क्लियर करते हैं। चलो क्लियर करते हैं। हाँ, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति। हाँ, चलो पहले हम वो अपनी थियरी कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वी विल सी इंग्लिश। ये हमें थियरी को देखनी है। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे? पूरी की पूरी जो हमारी यहाँ तक की टाइमलाइन है, द नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, उसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। क्या हुआ स्टार्टिंग से, मतलब फटाफट से, कि सबसे पहले तो हमने देखा चैप्टर में वो जो फिगर है किसने बनाई थी? करेक्ट, फ्रेडरिक सोरियो ने जो फिगर बनाई थी, वो फिगर के बारे में हमें क्वेश्चन आ सकता है कि कैसा उनका यूटोपियन विजन था या कैसी उनकी आइडियोलॉजी थी, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसा होगा पूरा का पूरा यूरोप एंड ऑल। ओके, और सब उसमें तो सब थे, यूएसए वाले थे, यूरोप थे, सब अपने अपने फ्लैग लेके, मतलब कि जैसे हम देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया देखते हैं, इंडिया का ये मतलब मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हम पूरे वर्ल्ड को हम अपना फैमिली जैसे मानते हैं। ओके, लाइक दैट उनका थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप ऑफ इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, लिबर्टी, वो उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कौन सा कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, उससे पहले मोनार्की चल रही थी। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और फिर क्या हुआ? तो फिर डेमोक्रेसी आ गई। सो डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी में फिर क्या क्या चेंजेस हुए, तो फिर हमें वो सब लिखना है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया, ट्राई कलर फ्लैग आ गया, नई नेशनल एंथम्स बनी,
और बहुत सारे जो टैक्स और वो सब थे वो एबॉलिश कर दिए गए। वो जितना भी चेंजेस हुए थे, ओके, वो सारे चेंजेस हमें लिखने हैं। वो हमने वो भी थियरी पार्ट ऑफ देखा। देन 10 years वो चला, ओके, और जैसे मैंने बताया था तुम थॉरोली एक बार तो चैप्टर रीड करना ही। देन सारे क्लब्स बने, जैकोबियन क्लब्स एंड ऑल। क्यों? क्योंकि अभी भी सब लोग चाहते थे कि और अच्छा हो, डेमोक्रेसी ही थी लेकिन थोड़े क्लब एंड वो बने थे, जो भी मतलब क्लब इन द सेंस सीक्रेट सोसाइटीज। वो कब बनेगी? जब कोई पर्टिकुलरली लोगों के अंदर डिस्पैरिटी की फीलिंग होगी कि हमें डिफरेंट पार्शियली ट्रीट किया जा रहा है, तब ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनेगी। 97 में नेपोलियन आ गया फ्रेंच आर्मी में, और फिर वो इतना आगे बढ़ा कि 1797 में नेपोलियन आ गया, ओके, फ्रेंच आर्मी में। वो आर्मी के तौर पे इतना अच्छा किया और इतना लीडर बन गया, जस्ट लाइक हमने लास्ट ईयर देखा था परवेज मुशर्रफ वाला केस, ओके। तो वो आर्मी लीडर थे और फिर डायरेक्टली नेशन को रूल करने लगे। वैसे ही वो आर्मी में थे नेपोलियन भी, और 1799 में वो फ्रांस को रूल करने लगे और अपने ही कोडिंग अपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली रूल कर रहे थे। अब रूल कर रहे थे, सब लोगों को अच्छा भी लग रहा था, भले ही डेमोक्रेसी चली गई थी, एक ही रूल कर रहे थे, बट दे फील समवॉट लाइक के लिबर्टी मिली है। इतनी लिबर्टी तो उनको सब डेमोक्रेसी में भी उनको ये नहीं पता था कि अच्छा इतना भी अच्छा हो सकता है। मतलब बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स देखे थे हमने, और फिर थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे थे कि उसने सबको वोटिंग राइट नहीं दिया था, फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूटमेंट होता था, ओके। तो वो सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसके बारे में भी हमने लिखा था। तो वो सेंटेंस, अगर पर्टिकुलरली नेगेटिव पॉइंट के बारे में सेंटेंस क्वेश्चंस आए तो उसको हर एक पॉइंट को सेंटेंस बना के हमें 4-5 पॉइंट्स में लिखना है, अदरवाइज लास्ट में कॉमा करके लिख लेना है। सो वो नेपोलियन का 1804 कोड था, उसने जो भी किया सब कुछ, के जो टैक्सेस थे वो एबॉलिश कर दिए गए, बहुत सारे स्टेट की ट्रेड बैरियर्स सारे खत्म कर दिए, ओके। जो बर्थ राइट मिल रहा था, बर्थ राइट के पैदा होते ही कि भाई ये राइट मिल गए एरिस्टोक्रेसी में, तो वो सब उसने एबॉलिश कर दिया कि ऐसा कुछ अब मिलेगा नहीं। तो वो सब हमने देखा। देन 1804 में नेपोलियन कोड आया था, वो रूल तो कर रहा था। स्टार्टिंग के इयर्स में लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। देन धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट भी कम होता जा रहा था, क्योंकि वो फ्रांस को एक्सपांड करता जा रहा था। लेकिन फ्रांस को एक्सपांड करने के लिए पैसे तो चाहिए, और ये पैसे आएंगे कहाँ से? टैक्स से आएंगे। तो टैक्स कौन देगा? फ्रांस के पीपल ही देंगे, फ्रेंच पीपल ही देंगे, ओके। तो धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम होता गया। 1815 में प्राग, ओके, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन 4 कंट्री मिली और बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जहां पे नेपोलियन हार गया। He was killed, okay. एंड आफ्टर दैट वापस से बॉर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया, और कंजर्वेटिज्म जो था 1789 से पहले, उसको फिर से रिस्टोर किया गया कंजर्वेटिज्म को, ओके। और जो कंजर्वेटिस्ट थे वही रूल कर रहे थे फ्रांस के ऊपर नीचे चारों तरफ। ऐसे बॉर्डरली स्टेट बना दिए गए, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए गए, कंट्रीज को मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स रख दिए, यू कैन से सिटी, ओके, लाइक दैट, सो दैट दे कैन ट्रैक ऑन फ्रांस आर्मी के कभी अब वापस वो लोग नहीं आ रहे हैं एंड ऑल, ओके। तो वैसा सब कर दिया गया, और फिर रूल होता रहा कंजर्वेटिस्ट का 1815 to 1830। 1830 में फिर से रिवॉल्यूशन हुआ, वो हम लास्ट क्लास में देखा था। 1830 में फिर से रिवॉल्यूशन हुआ। अब लोगों ने कौन सा रिवॉल्यूशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की चल रही थी, लेकिन 1830 में लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, और जुलाई रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। तो उसके बाद लुइस फिलिप को लाया गया, और 1830 से लुइस फिलिप रूल कर रहा है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना है, ओके। और वैसा ही चलता रहा। फिर हमने देखा कि व्हेन फ्रांस नीज होल यूरोप कैचेस द कोल्ड, लाइक दैट। तो यहाँ पे जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में फ्रांस में हुआ, बट हुआ क्या कि सब लोगों को उसका इफेक्ट होने लगा, ओके। तो पहला इफेक्ट तो हमने देखा था पूरे के पूरे ब्रुसेल्स, बेल्जियम ने जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नीदरलैंड था, जो फ्रांस के ऊपर ही था, उसको बना दिया गया था बाय प्राग,
ओके, उसको देख रेख रखने के लिए, लेकिन वो लोग की आग, वो जो क्रांतिकारी नेशनलिज्म की आग है, ओके, वो क्रांति पूरी फैल गई और बेल्जियम ने अपने आप को अलग कर लिया यूनाइटेड नेशंस ऑफ से नेदरलैंड में से। ओके, सो उनमें से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नेदरलैंड में से अब खुद को अलग कर लिया। वो एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमने ग्रीस का देखा कि वही टाइम पीरियड के टाइम पे, मतलब 15th सेंचुरी से ग्रीस में चल रहा था ऑटोमन एम्पायर। ओके, तो यहाँ पर भी लोग चाहते थे कि फ्रीडम आए, लिबर्टी आए, लोगों को सपोर्ट मिले, और यहाँ पे भी स्ट्रगल शुरू हो गया। स्ट्रगल तो शुरू हुआ, एट द सेम टाइम फिर हुआ क्या कि वहाँ के लोगों को भी बाहर, मतलब जो ग्रीक पीपल है बट ग्रीस में नहीं रह रहे हैं, ओके, तो उनका भी सपोर्ट मिला। उसके बीच में हमने देखा था रोमांटिसिज्म वाला, कि आर्टिस्ट ने, कोई भी आर्टिस्ट हो, डांसर हो, पोएट हो, कोई कुछ प्ले राइटर हो या प्ले करता हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सब ने अपने अपने तरीके से इनपुट देना शुरू किया, और ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, ओके, नेशनलिज्म की फीलिंग्स है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया। ओके, तो वो सब हमने देखा, और हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी हुआ क्या, ये ट्रीटी से वो वाला याद आ गया, वो हमें एक रह गया, तो वो अभी देखते हैं। सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, और उसके अकॉर्डिंगली ग्रीस को अलग कंट्री माना गया, और वहीं से फिर क्या किया इस्लामिक नेशंस ने, ऑटोमन एम्पायर ने, यूरोप का वहां से कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्की से जाने वाला जो रास्ता था, जो एशिया को आता था, इंडिया को आता था, उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया था कि अब यहाँ से नहीं होगा, अलग से आप ढूंढो रास्ता। ओके, लाइक दैट। तो यहाँ तक हमने देखा। ओके, एंड हमने ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में भी देखा था कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ कि वो जो हार गए थे, उसके बाद कैसे रूल करना है, क्या रूल करना है, कौन से टैक्स, कौन से नेपोलियन के रूल्स रखने हैं और कौन से निकाल देने हैं। ओके, वो सब अकॉर्डिंग टू, और उसने लीड किसने किया था, ड्यूक मैटरनिक ने उसको लीड किया था, वो सब हमने देखा। फिर हमने गुज़ेप्पे मैज़ेनी के बारे में लास्ट क्लास में शॉर्ट नोट देखी थी कि भाई वो 24 साल की एज में ही ऐसे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी के मेंबर थे, और उनको एक्साइल कर दिया गया था। ओके, 1831 में उनको एक्साइल कर दिया गया था। फिर वो बाहर जाके भी अलग अलग यंग इटली, यंग यूरोप, मर्सलीज और बनने में सोसाइटीज़ बनाई उन्होंने, और अपनी जो नेशनलिज्म की और से लिबरलिज्म की जो फीलिंग्स है उनको आगे बढ़ाते रहे, वो झुके नहीं। ओके, और वो काम चलता रहा। तो वो सब कुछ हमने देखा, अंडरस्टूड, पूरा रिवाइज हो गया। ये स्टोरी लाइन रोज जब भी तुम चैप्टर पढ़ो, पूरी स्टोरी लाइन एटलीस्ट कितनी टाइम लगा, 5-7 मिनट्स लगे होंगे, लेकिन वो 5-7 मिनट्स तुम्हें हर बार देने पड़ेंगे, सो दैट तुम्हारा पूरा पिक्चर, सारी जो कड़िया है वो जॉइंट रहे, जो लिंक्स है वो रहे कि भाई हाँ ये सब हुआ, ये सब हुआ, ये सब। अंडरस्टूड। सो जैसे फिर से वो सेंटेंस पे आते हैं कि व्हेन फ्रांस sneezes होल यूरोप गेट्स और से कैचेस कोल्ड, तो यहाँ पर 1830 जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, और फिर बेल्जियम ने भी रिवोल्ट कर दिया, उसको देख के ग्रीस ने भी रिवोल्ट कर दिया, ये सब होता रहा। अब उसके बाद 1840 में जो फ्रांस के पुअर थे फिर से रिवॉल्यूशन किया। 1830 में तो रिवॉल्यूशन हुआ, और 1848 में फिर से रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, और ये रिवॉल्यूशन किसके वजह से हुआ था, बाय द पुअर्स। ओके, मतलब जो 1830 वाला हंगर और हार्डशिप वाला देखा ना, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ओके, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हमने देखा कि भाई टैक्स ज्यादा हो रहे थे। ओके, उसकी वजह से मतलब कि जो लिविंग वैल्यूज है और लिविंग स्टाइल्स है, ओके, वो डिग्रेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा टैक्स था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था, जिसकी वजह से जो लोकल बिजनेसमैन है उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही थी। देन जॉब नहीं थे, जॉब की जो मतलब क्या बोलेंगे हम, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई थी। ओके, एम्प्लॉयमेंट की जगह क्या इंक्रीज हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ था। सो बहुत सारे, फिर फूड क्राइसिस भी हुआ था। ओके, फूड क्राइसिस हुआ था, 1-2 डिजीज भी हुए थे। सो विथ दैट ऑल दीज रीजंस हुआ क्या कि लोग भड़क गए, रास्ते पे आ गए कि भाई अभी
ऐसे ही मर रहे हैं तो फिर हल्ला करके मरेंगे। सो फिर वैसे 1848 में फिर से रिवॉल्यूशन हुआ, कहाँ पर, फ्रांस में। और अब उसको भागना पड़ा, किसको, लुइस फिलिप जो आया था 1830 में, उसको भागना पड़ा कि पहले तो मोनार्की थी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी, अब क्या करें, तो भाई अब तो भागना ही पड़ेगा। तो 1848 में फिर नेशनल असेंबली बनी थी और नेशनल असेंबली ने ही फ्रांस को रूल करना शुरू कर दिया एज अ रिपब्लिक नेशन। रिपब्लिक नेशन शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी 100% डेमोक्रेसी नहीं थी। सिर्फ 21 ईयर के जो मेल थे उनको वोटिंग राइट मिला था, फीमेल को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे इश्यू थे जिसको हम 100% डेमोक्रेसी में नहीं गिनेंगे। लेकिन यहाँ पर 48 में ये रिवॉल्यूशन हुआ, कहाँ पे, अगेन फ्रांस में। ये अगेन हंगर, हार्डशिप, वो सब की वजह से हुआ। अब आगे देखते हैं कि 1848 में, 1830 में तो हुआ था, अगेन 1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो लिबरल्स की वजह से भी रिवॉल्यूशन हुआ। अब पुअर की वजह से रिवॉल्यूशन हुआ था और लिबरल्स की वजह से रिवॉल्यूशन हुआ, दोनों में क्या फर्क है। पुअर को मतलब वो सह रहे थे, बहुत सहा उन्होंने, ओके, मतलब जितने टैक्स पे करना है और फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, कितना कुछ था, वो सब कुछ सहा और फिर जब सहने के लिए मतलब कैपेसिटी नहीं रही तब जाके रिवोल्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या केस है, लिबरल्स के केस में दोनों 48 में भी मतलब दोनों रिवॉल्यूशन हुए, पुअर की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। तो ये लिबरल्स की तरफ से कौन से रिवॉल्यूशन थे, तो लिबरल्स की तरफ से रिवॉल्यूशन थे उनकी आइडियोलॉजी के, ओके, कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब फ्रांस की बात नहीं है, ये लिबरल्स की बात हम कहाँ के कंटेक्स्ट में करने वाले हैं, जर्मनी के कंटेक्स्ट में करने वाले हैं। और जर्मनी तब एक नेशन, जैसे अभी नेशन है वैसे नेशन के तौर पे नहीं था। सपोज ये पूरा जर्मनी है, तो जर्मनी में ऐसे एक पूरा जो बड़ा एरिया है वो प्रूशियन किंग ही रूल कर रहे थे, ओके। तो जर्मनी कोई कंट्री नहीं था, लेकिन एक पैच वर्क में रीजन वाइज, लेकिन जो बड़ा रीजन था उसको कौन रूल कर रहे थे, प्रूशियन किंग। तो मतलब प्रूशियन किंग ही रूल कर रहे थे, 1861 तक वही रूल करते रहे थे, तब कंट्री नहीं थी। वो आगे के पार्ट में है कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, वो सबका जो मेकिंग है वो कैसे हुआ, दैट वी विल सी नेक्स्ट। बट यहाँ पे बहुत सारे और मोनार्क भी थे, ओके, मतलब एक प्रूशियन किंग तो है ही, वो तो मोनार्क है ही, और दूसरे सारे छोटे छोटे मोनार्क भी थे। तो अब ये लिबरलिज्म वाला जो रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्ट हम देखने वाले हैं, 1848 का रिवॉल्यूशन देखने वाले हैं, उसमें क्या जर्मनी के बारे में देखने वाले हैं, नॉट ऑफ फ्रांस, ओके। सो यहां पे क्या केस हुआ, सब ठंडा हो गया। तो यहां पर क्या केस हुआ कि जर्मनी का केस हम देखने वाले हैं कि जो लिबरल्स थे उनको लगा कि नहीं भाई ये सब लोग कर रहे हैं, अब इनको ऐसा नहीं है कि दबाया जा रहा है, लेकिन ये मतलब बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, सब जगह ही रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ करते हैं और अपना भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हटाओ। यहाँ पे अभी क्या चल रहा था, मोनार्की ही चल रही थी। जर्मनी में अभी भी क्या चल रहा था, मोनार्की। हमने तो रिपब्लिक किसको करवाया है, फ्रांस को। अभी जर्मनी में क्या चल रहा है, मोनार्की ही चल रही है, अंडरस्टूड, ओके। तो अरे सब जगह, पूरे यूरोप में ही सब जगह ही रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। देखो यहाँ बेल्जियम, ग्रीस को देखो, हम भी रिवॉल्यूशन करते हैं। फ्रांस में तो वापस हो गया रिवॉल्यूशन, चलो हम भी रिवॉल्यूशन कर देते हैं, ऐसा सोचा, ओके। और सोचने के बाद क्या हुआ वो अभी हमें यहाँ पर देखना है। सो द रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, पर्टिकुलरली टॉपिक का नाम ही यही है। So first point, the revolution was led by the educated middle classes who combined their demands for constitutionalism with national unification. तो इसको लेड कौन कर रहा था, कौन सा ग्रुप कर, देखो वो फ्रांस का दूसरा रिवॉल्यूशन था जो, उसको कौन लेड कर रहा था, स्मॉल पुअर पीपल, ओके, उनके पास जॉब नहीं थी, रहने के लिए अच्छी कंडीशन नहीं थी, वो लोग रूल कर रहे, मतलब वो लोग रूल कर रहे थे, मतलब लैड कर रहे थे, लीडिंग, मतलब कौन किसने रिवोल्ट किया, रिवोल्यूशन किया किसने, जो लोअर मिडिल क्लास और से लोअर पुअर पीपल है उन्होंने किया था। यहाँ पर मिडिल क्लास कर रहा है, तो यहाँ पे इनके साथ इनको सपोर्ट नहीं है, इनका एरिस्टोक्रेट, जो जर्मनी के जो रिच पीपल है वो इनके साथ नहीं है, और जर्मनी के जो पुअर पीपल है वो भी इनके साथ नहीं है। ये कौन, ये रिवोल्यूशन कौन कर रहा है, मिडिल क्लास, अंडरस्टूड, ओके। सो द रिवॉल्यूशन मिडिल क्लास लेड कर रहा है, और उनकी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बने और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली रूल हो,
एट द सेम टाइम यूनिफिकेशन होके, ऐसे पैच वर्क में जर्मनी ना रहे, यहाँ पे प्रूशियन किंग है, यहाँ पे दूसरे दूसरे मोनार्क है, सब लोग ऐसा होल, जो भी जर्मनी बोल रहा है, जो भी जर्मन लैंग्वेज बोल रहा है, ओके, उसको एक पूरा कंट्री डिसाइड कर दो, हमें यूनिफिकेशन चाहिए। ये पहला पॉइंट समझ में आया? ओके। सेकेंड पॉइंट, ऑन मे 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द फ्रैंकफर्ट सिटी का नाम है। ये बाकी है ना हमारा, ये हमने कर दिया, बाकी है ना? हाँ। सो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स in the Frankfurt Parliament drafted a constitution for the जर्मन नेशन। तो हुआ क्या कि सब जगह से, ये पूरा जो जर्मनी दिख रहा है, यहां से जो भी लिबरल्स थे सब लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने इकट्ठा होकर टोटल 831 रिप्रेजेंटेटिव को चुना। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो उनकी बात लीडर्स तक पहुंचा सके, ये मोनार्क और जो प्रूशियन किंग है उनके पास बात पहुंचा सके। तो 831 पीपल को चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव गए कहां पे? फ्रैंकफर्ट सिटी में। फ्रैंकफर्ट सिटी है, ओके, जर्मनी की जो जैसे बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, ये बड़ी बड़ी सिटीज है, ओके। सो फ्रैंकफर्ट सिटी में पार्लियामेंट में वो लोग इकट्ठा हुए एंड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन। के जर्मन नेशन कैसा होगा, कौन कौन आएगा, क्या है। हाँ चलो। सो उन 831 पीपल इकट्ठा हुए, कॉन्स्टिट्यूट कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट सिटी में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठा हुए और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया कि भाई इसके अकॉर्डिंगली जर्मनी को चलाओ और जर्मन नेशन पूरा बनाओ, यूनिफिकेशन करो। ओके, उनका पहले पॉइंट देखा, दूसरे पॉइंट में उन्होंने किया क्या वो देखा। ओके, थर्ड पॉइंट, द किंग ऑफ प्रूशिया रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो भाई ये लोग तो बहती गंगा में हाथ धोने आए थे, ओके, लेकिन ये फ्रांस की बात कैसी है? रिवॉल्यूशन होता है और काम बन जाता है, रिवॉल्यूशन होता है और काम बन जाता है, ओके। जस्ट लाइक कि रेड मारने जाते हैं, कबड्डी खेलने और पॉइंट लेके आते हैं। इन लोग ने मुंह की खाई कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्या करना है? चलो निकलो कुछ होगा नहीं, ओके, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। वहां थोड़ा पावरफुल थे मोनार्क, ओके, और इनको सपोर्ट नहीं था ना, एरिस्टोक्रेट्स का सपोर्ट नहीं था, पुअर पीपल का सपोर्ट नहीं था। जर्मनी के सारे लोगों का सपोर्ट होगा तब होगा ना। एक छोटा सा मिडिल क्लास, छोटा सा तो नहीं बोलेंगे बट सिर्फ मिडिल क्लास, 1 आउट ऑफ से 3 ग्रुप, एक ग्रुप गया और बोला कि हमें यूनिफाई कर दो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली रूल करने दो, तो बोले चलो भागो भागो यहाँ से, ऐसे, ओके। तो ना बोल दिया, तुरंत ना बोल दिया, मतलब ये प्रूशियन किंग है, देखो प्रूशियन किंग ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे मोनार्क ज्वाइंट हैंड्स और से ज्वाइंट अदर मोनार्क्स, तो यहाँ का कोई अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, कहीं कहीं जगह पे मोनार्क है, उनके साथ मिलके वो जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन, देखो रिवॉल्यूशन फेल हुआ है एक्चुअल में, ओके, प्रैक्टिकल केस में रिवॉल्यूशन फेल हुआ है, फिर भी उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवॉल्यूशन का अटेम्प्ट फेल हुआ है, उसके रिजल्ट सक्सेसफुल रहे हैं। देखते हैं अभी आगे, चलो। एज नो राइट्स वेर गिवन टू द वर्कर्स एंड वुमेन, द पार्लियामेंट लॉस्ट सपोर्ट फ्रॉम वुमेन हु हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर ये 3 पॉइंट में खत्म हो जाती है बात। कैसे था ये, मतलब ये लास्ट पॉइंट में, हाँ ये वापस लास्ट पॉइंट में, ये पॉइंट को छोड़ो, पहले लास्ट पॉइंट देखो। इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। मतलब कि जो क्रिश्चियन किंग्स थे, ओके, उनके अंडर में आर्मी थी, आर्मी को बुलाया, भगाओ सबको, घर भेजो। ओके, क्या है ये नाटक, हो गया, सबने बोल दिया हमें ये चाहिए वो चाहिए, चलो घर जाओ। ओके, तो आर्मी को बुलाया और आर्मी अकॉर्डिंग टू द रूल उनके अंडर में थे।
भगा दिया सबको कि भाई ज़्यादा कुछ करोगे तो हल्ला डुल्ला हो जाएगा, जान भी जा सकती है, सबको भगा दिया। ओके, और ये जो रिवॉल्यूशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये इसको रिवॉल्यूशन क्यों नाम दिया है? अरे बहुत लोग गए, 831 तो रिप्रेजेंटेटिव है सिर्फ, सोचो कितने लोग गए होंगे। तुम्हारी बुक में है वो फ्रैंकफर्ट सिटी पार्लियामेंट वाला फिगर, ये जो फिगर है तो ये पूरा पार्लियामेंट है। ओके, और पार्लियामेंट इन द सेंस पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पर? इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ओके, तो सेंट पॉल का चर्च है। अब देखो यहाँ पे ये 31 रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और ये वुमन है यहाँ पर। ओके, साइड में ए तुम लोग देखो, तुम्हें कोई राइट बाइट है नहीं। ओके, लाइक दैट। अगर जीत गए तो तालियां बजाना और हार गए तो रोते रहना। ओके, नो पार्टिसिपेशन। तो भाई वुमन को तो बुरा लगेगा, ये क्या है भाई, क्योंकि पहले से ऐसा नहीं, यूरोप में कहीं पर भी कोई भी रिवॉल्यूशन ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, जब भी रिवॉल्यूशन की बात आती है, नेशनलिज्म की बात आती है, सो मेन से ज्यादा वुमेन आगे आती है, वो ज्यादा पार्टिसिपेट, ये हिस्ट्री बोल रहा हूं मैं। ओके, कि मतलब ये फैक्ट्स है कि मेन से ज्यादा वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है, और फिर भी राइट्स मेल्स को पहले मिले हैं और फीमेल्स को बाद में मिले हैं। तो वो पॉइंट अभी हम देखेंगे। तो ये ऐसे पूरे फ्रैंकफर्ट सिटी में वो लोग, और फिर भगा दिया गया। ओके, इकट्ठा तो हुए लेकिन उनको फिर क्या कर दिया गया, भगा दिया गया कि जाओ कुछ नहीं होगा। अब देखो, तो जैसे मैंने बताया कि रिवॉल्यूशन तो फेल हो गया, बट उसके जो रिजल्ट थे, ओके, उसका जो इम्पैक्ट था वो सक्सेसफुल था। तो इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट में पहला ही पॉइंट क्या कि एज नो राइट। अभी वुमन के लिए क्या था, जैसे कि फ्रांस वाला रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें अब क्या हुआ 1848 में, तो भाई अब तो पूरा का पूरा फ्रांस रिपब्लिक ही है। अब तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, रिपब्लिक है, ना मोनार्की ना कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की रिपब्लिक है। बट फिर भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। वो तो वहां का केस था। यहाँ की केस देखे हैं, ये जर्मनी की बात करें तो क्या था, तो यहाँ पर भी सेम ही है कि भाई कोई सपोर्ट उनको ज्यादा मिला नहीं है। तो इसीलिए बता रहे हैं, एज नो राइट्स वेर गिवन टू द वर्कर्स एंड वुमेन, द पार्लियामेंट लॉस्ट सपोर्ट फ्रॉम वुमेन हु हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्यूशन। मतलब पार्लियामेंट को सपोर्ट मिलना बंद हो गया, किसका? वुमेन का। क्योंकि अरे कोई भी हो, मोनार्की चलो, ये चलो, जो भी चले वो चले, बट वुमेन के साथ पहले से, मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज्यादा पार्शियलिटी की गई है वुमेन के साथ। तो अब तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट देना भी बंद कर दिया। अगेन यही केस वापस सिनेरियो आएगा इंडिया का, जब हम सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब। ओके, वहां पर भी वुमेन का रोल आता है, हर जगह ही आएगा। ओके, सो ये था। अब सक्सेसफुल इम्पैक्ट की बात क्या थी? एक पहला सक्सेसफुल इम्पैक्ट तो यही है कि वुमेन ने अपना पार्टिसिपेशन लीव कर दिया। फिर आगे 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 क्या हुआ? तो आगे ये हुआ कि अब यहाँ ये लोग जीत तो गए, मतलब मोनार्क जीत गए, उन्होंने तो फेल कर दिया रिवॉल्यूशन को। लेकिन इसके बाद 1848 के बाद जब रूलिंग की बात आई तो उनकी जो वो इमेज थी ना, वो इमेज वैसी नहीं रही। उनका जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था वो वैसा नहीं रहा। ओके, मतलब अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। नहीं बोलते कि 100 सोनार की 1 लोहार की। तो भले ही ये लोग हार गए थे लेकिन एक जोरदार खींच के मार के आए हैं उनको। ओके, तो अब वो लोग हिल गए हैं पूरे। तो अब उनको पता चल गया कि भाई ऐसे लंबे समय तक ऐसा चलेगा नहीं। अभी तो हमने इन लोगों को भगा दिया है बट ज्यादा टाइम तक भगा नहीं सकते। तो अब हुआ क्या कि उनकी इमेज बिगड़ गई और उनको लगने लगा कि अब तो भाई जाने ही वाले हैं हम, तो अभी तो मोनार्क है हम, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी और फिर भागना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत लोगों को खुश रखो, सो दैट वो लोग हमें रहने तो दे, किंग एज अ किंग रहने दे, हमें रूल करने दे। तो 1848 के बाद जितने भी ज्यादातर वो जो रूल थे, ओके, मतलब जो बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करना होता था, तो वो टैक्सेस को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम है उसको धीरे धीरे एबोलिश कर दिया गया। मतलब खुद किंग ने, मतलब जो मोनार्क है उन्होंने ही खत्म कर दिया कि नहीं भाई अब से ये सिस्टम नहीं, ये सिस्टम नहीं। क्यों? अंदर से डर लगने लगा था कि अब तो मतलब लाइक दैट कि अभी अगर सपोर्ट नहीं किया
तो हार ही गए हैं, भागना ही पड़ेगा। वहाँ पे लुइस फिलिप को भागना पड़ा, यहाँ पे हमें भी भागना पड़ेगा। इससे अच्छा है थोड़ी बहुत छूट देते रहो। तो अब कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, मोनार्क ने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया। जो भी देना चाहिए था, ओके, जो लिबर्टी, थोड़ी बहुत लिबर्टी, फुल लिबर्टी तो देंगे नहीं तो उनका काम क्या है। सो जो थोड़ी बहुत लिबर्टी थी, थोड़ी बहुत जो डिमांड थी, वो अप्रूव करते चले गए, ओके। और ये अप्रूव करते चले गए, लेकिन अब लोगों ने तो 89 फ्रांस से ही लोगों ने वो जो टेस्ट कर लिया है ना, फ्रीडम को टेस्ट कर लिया है। एक बार फ्रीडम को टेस्ट कर लिया मतलब अब अरे ऐसा भी होता है। अब लोग बताएंगे अपने कलीग को कहानी, अरे ऐसा है फ्रांस में, ऐसा है वो, उनको सबको मेल सबको वोट है, हमारे वहाँ तो मेल को भी सबको वोट नहीं है, अरे उनका ऐसा है, इनका टैक्स इतना कम है, हमारा तो बहुत ज़्यादा है। ये बातें होने लगी, ओके। तो ऐसा होगा और धीरे धीरे करके लोगों को डर लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा छूट देना शुरू कर दिया। और फिर हमने देखेंगे आगे के पार्ट में कि जैसे ही छूट देना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार लोगों ने टेस्ट कर ली है फ्रीडम, तो अब लोगों को पूरा मतलब आधा आधा प्रसाद नहीं चाहिए, पूरा लड्डू ही खाना है, ओके। तो ये छोटी मोटी फ्रीडम अब चाहिए नहीं। वैसे ही सेम इंडिया के केस में कि भाई ये फ्रीडम ले लो, अच्छा ये मतलब फॉरेस्ट रूल आया, वहाँ पे थोड़ा हटा दिया। ये जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था प्रिंटिंग और उस पे रूल पे मतलब के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, ओके। तो वो सब रूल वापस, वैसा ही सेम इंडिया में भी होता रहता है। लेकिन तब जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में बोला था कि भाई अभी छोटी छोटी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। ऐसे पूर्ण स्वराज की मांग की, उसके बाद भी बहुत साल लग गए हमें टोटल इंडिपेंडेंस मिलने में। मतलब ब्रिटिशर्स भी ऐसे एक झटके में नहीं गए यहाँ से, धीरे धीरे करके छोड़ा कि अच्छा ये भी लो, अच्छा ये भी लो, अच्छा तुम बोलो ऐसे ये भी लो। फिर हम लोगों को पता, अरे यार हमारी सिटी है, हम क्यों डर रहे हैं ये वो। फिर बोला गया अभी तो कुछ छोटा मोटा चाहिए नहीं, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ से जाओ, बस ये हमारी कंट्री है, तुम कौन होते हो हमें कुछ देने वाले। लाइक दैट सेम वे यहाँ पर भी लोगों ने टेस्ट कर लिया है फ्रीडम को, लिबर्टी को, तो अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। तो ये सारे जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन पूरा था, वो रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट होते रहे एंड देन वहाँ पे फिर डाउन हो रहा है मोनार्की एंड देन डेमोक्रेसी और से रिपब्लिक नेशंस का राइज हो रहा है। सो आगे के जो पार्ट्स है चैप्टर में, उसमें हम देखेंगे कि भाई पोलैंड है वो फ्री हुआ, जर्मनी है वो इंडिपेंडेंट, जैसे हमने बेल्जियम का देखा, हमने ग्रीस का देखा, तो धीरे धीरे करके पोलैंड है, इटली है, जर्मनी, इटली फ्री होगा तो आएंगे ना वो हमारे रॉकस्टार, कौन थे वो, गुज़ेप्पे मेज़ीनी, ओके। तो वो फिर से आएंगे, देश से निकाल दिए हैं लेकिन वो तो झुकेगा नहीं है, ओके। तो फिर से आएंगे और फ्री करवा के रहेंगे, ओके। सोचो जब से बचपन से कब से ज्वाइन की थी, और बचपन से ही उन्होंने मतलब वो लिगुरिया में मूवमेंट किया था, इसके लिए उनको बाहर निकाल दिया था, ओके। तो वो सारी बातों को इकट्ठा करके फिर अब वो जर्मनी फ्री हो जाएगा, इटली फ्री हो जाएगा, पोलैंड फ्री होगा, वैसे करके हम आगे के पार्ट में ये देखने वाले हैं कि कंट्री कैसे फ्री हो रही है। और फिर उसके भी आगे देखें तो जो नेशनलिज्म के लिए जो भावनाएं हैं, रोमांटिसिज्म जो हमने देखा, उसका थोड़ा और डिटेल में कि जैसे हम भारत को माता के तौर पे देखते हैं, वैसे वहाँ पे क्या कौन किसको कैसे, मतलब कौन सी फिगर थी, एक लेडी थी, लेडी की फिगर है, सपोज स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, तो लोगों को जोश दिलाने के लिए कैसे गाने लिखे गए, कौन से फोक सॉन्ग्स लिखे गए, फोक डांसेस हुए, क्या हुआ, वो इन सब के बारे में पढ़ना है। और बाल्कन्स के बारे में थोड़ा बहुत आता है, बाल्कन रीजियंस के बारे में। तो वो बाल्कन रीजियंस में भी बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, कोई सब कुछ मिक्स टाइप था, कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक लैंग्वेज भी नहीं है और कोई पर्टिकुलरली क्या बोल सकते हैं, कोई एक कम्युनिटी नहीं है, ओके। तो वहाँ पे भी सब लोग मिक्स रूलिंग कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हैं, ओके। तो वो सब कुछ अब धीरे धीरे सबको छोड़ना पड़ेगा, वही फिर हाफ पोर्शन में आता है चैप्टर 2, ओके। तो यहाँ तक हम ये चैप्टर रखते हैं, हाफ चैप्टर जैसा हुआ है और हाफ चैप्टर जैसा, वैसे तो मोर देन हाफ हुआ है, लेकिन अगर वो टॉपिक वाइज गिने
तो 6 टॉपिक है, उसमें से 3 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुए हैं। सो विद दिस और से तुम्हारी जो फर्स्ट एग्जाम के लिए जो सिलेबस आएगा वहाँ तक का कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहाँ तक का तुम्हें बुक में से भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना, फिर यू कैन रेफर आवर वीडियो नोट्स। ओके, सो फिर अभी हिस्ट्री, इको, जियो और सब में एक एक हो गया ना हमारा। ओके, सब में एक एक हो गया। सो नाउ इंग्लिश का चैप्टर देखते हैं एंड देन आई थिंक तुम लोगों का एग्ज़ाम का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनका एसएसटी का और इनका पर्टिकुलरली कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में कोई अलग से होगा जो हमारा नहीं हुआ है। जैसे कि हिमांशु को 3rd चैप्टर था तो हमने 3rd चैप्टर भी कवर किया, वैसे ही इनका भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई और चैप्टर होगा जो हमारा कवर नहीं हुआ है, कोई भी में, साइंस मैथ्स किसी में भी, तो वो हम कवर करेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी इंग्लिश पढ़ते हैं।